नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो प्राइवेट कैपेसिटी में जब कुछ लोग करते हैं तो वो अक्सर एक संस्था में भी आप सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं कि ये मैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे, इसका संस्था से कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट कैपेसिटी में लोग अपनी तमाम बातें बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो जानते हैं कि संस्था के रूप से तो वो उसमें मान्यता प्राप्त उनको नहीं होगी, लेकिन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो कर जाते हैं। प्राइवेट कैपेसिटी में लोग कुछ ज़्यादा भी कर जाते हैं, पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत रूप से कोई राय रखना, ये अगर आप संसदीय प्रणाली में देखें तो इसकी भी इजाज़त संसद देता है, और अगर कोई सांसद ये करना चाहे तो उसकी भी इजाज़त है। और संसदीय प्रणाली में इसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर्स बिल का मतलब ये हुआ कि एक सांसद अपनी पार्टी से अलग हटकर या अपनी पार्टी से मिला जुला, उसको अपना विवेक इस्तेमाल करके जो महसूस होता है कि ऐसा एक कानून आना चाहिए, वो फ्राइडे के दिन संसद में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रस्तुत कर सकता है। अब उसके बाद अगर सब लोगों को वो सूट करे तो सरकार उसको अपना ले, और जो पूरी प्रणाली है, पूरी प्रक्रिया है कि हाउस में उसको पास करा करके या तो वो करे, या फिर संसद में ही एक मिनी संसद होती है जिसको कहते हैं सिलेक्ट कमेटी, कि कोई भी बिल जो है वो वहाँ चले जाता है और उसके बाद सांसद ही होते हैं उसमें अलग अलग पार्टी के, वो अच्छे से सारे पहलुओं पर बात करके और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। ऐसे में अलग अलग तरीके से संसद और हमारी संसदीय प्रणाली ये मौका देती है सांसदों को कि भले ही ये पूरे तरीके से एक बिल ना आ पाया हो, लेकिन अगर आप महसूस करते हैं किसी चीज़ को तो आप वो बिल ले आइए। तो ये एक तरीके का आप ये समझिए सांकेतिक बिल होता है, इसके मायने नहीं होते हैं। अगर कोई इसको पास नहीं कराना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि रिकॉर्ड में ये पढ़ा माना जाएगा कि सो एंड सो सांसद ने इस दिन पर ऐसा एक बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल में टेबल पर रखा। आगे नहीं जा पाया लेकिन उन्होंने टेबल पर रखा, यानी कि उन्होंने अपनी बात रख दी। इसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो भी बहुत होती है कि सांसद जो है वो अपने लोगों में या अपने क्षेत्र में जब जाता है तो ये बोल सकता है कि मैंने, देखिए, जो मुझे महसूस हो रहा था, जो मुझे लगता था जनता के हित में, मैंने वो बात तो रख दी। इतना लंबा लेक्चर मैं क्यों दे रहा हूँ प्राइवेट मेंबर्स बिल पे? वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिल के करीब दो बड़े मुद्दे अब प्राइवेट मेंबर बिल बन के पिछले ही हफ्ते फ्राइडे को संसद के सामने रखे गए। क्या है ये प्राइवेट मेंबर बिल? एक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण बिल। जनसंख्या नियंत्रण बिल जो रखा गया वो आप ये समझिए, इससे पहले भी तमाम बार प्रयास किए गए कि पॉपुलेशन कंट्रोल का बिल जो है वो संसद में रखा जाए, और इसको अलग अलग तरीके से कई बार कई सांसदों ने रखा है, लेकिन हाल फिलहाल इसको रखा गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने। अच्छा, रवि किशन की आलोचना ये होती है कि आप परिवार नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण पर आप बात कर रहे हैं, और आपके खुद के, ऐसे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, बच्चा भगवान का रूप होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को लेकर के बिल रखा तो सवाल उनके ऊपर भी उठने लगे कि आपके तो 2 से कहीं ज़्यादा बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरीके से एक कानून आए। और जब सवाल पूछ लिया गया उनसे तो एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल के कार्यक्रम में वो बोल पड़े कि कांग्रेस ये कानून पहले ले आती तो नहीं होता। अब मैं रोऊं या हंसूं इस किस्म की बात से, ये तो आप तय कर लीजिए कि ये कैसी बात हो गई कि आपने बच्चे पैदा किए, उसके लिए भी आपने कांग्रेस पार्टी को दोषी करार कर दिया। चलिए, जो बीत गई सो बात गई, आपने कह दी, लेकिन इससे अलग हटके जरा फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जाते हैं कि क्या भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत भी है? क्या यह सबसे प्रभावी तरीका है जनसंख्या को रोकने का या काबू में पाने का?
तो बढ़ती जनसंख्या इस देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो है। सबसे पहले तो इस चीज़ पर हमें अग्री करना चाहिए कि अगर हम ऐसे ही आबादी हमारी बढ़ती रहेगी, चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। संसाधन सीमित हैं, और जब संसाधन सीमित हैं तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी। आप सब लोगों की ज़रूरतों की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, आप चाहे जितना बड़ा सुपर पावर बन जाइए, लेकिन जब आबादी बढ़ती रहेगी, उसी में चार तरह के लोग चार तरह की राय रखते हैं। जैसे कि एक तबका है जिसका ये मानना है कि आप ये देखिए इस देश की एवरेज आबादी कितनी कम है, यानी कि हम एक युवा देश हैं, यानी कि युवा बागडोर अपने हाथ में संभाल सकता है और देश का भविष्य कितना उज्जवल है। 100 बात की एक बात है, आबादी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको आपने नियंत्रित नहीं किया तो देश के रिसोर्सेज पर जोर पड़ेगा और आप लोगों की ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी या उसमें होने में दिक्कत होगी, जो हो भी रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखिए हम लोग कहाँ हैं। लाख सरकार ये कहे कि ये डेटा सही नहीं, वो डेटा सही नहीं, दिक्कत ये है कि लोग भूखे सोते हैं भाई, ये वास्तविकता है इस देश में। बच्चे कुपोषित हैं इस देश में, ये वास्तविकता है। तो आबादी को नियंत्रित करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, ये वक्त की पुकार है। लेकिन क्या कानून सबसे प्रभावी तरीका है, जिसके बारे में अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हाँ कानून आना चाहिए। तो क्या कानून प्रभावी होगा? कुछ आंकड़े रख देता हूं मैं आपके सामने। हमारी जो आबादी है, जो हर दशक में जो बढ़ती है, उसकी रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि पिछले दशक के मुकाबले वो आबादी आने वाले दशक में कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इस आबादी की बढ़त की दर में गिरावट आ रही है। यानी कि अभी कानून आया नहीं है, लेकिन लगातार सन 81 से 51 का अगर आप डेटा देखें तो उस समय हमारी आबादी का जो डेकेडल ग्रोथ था, यानी कि एक दशक में आबादी कितना बढ़ रही है पिछले दशक के मुकाबले, तो 23.87% बढ़ी। यानी कि आप 81 से 91 देखें, ये सेंसस का साल होता है। 91 से 2001 में अगर देखें तो वो बढ़ने का दर कम होकर के 21.5 हो गया, और 2001 से 2011 के बीच में, इस 10 साल में अगर आप आबादी का दर देखें तो वो घट के 17.7% हो गया। यानी कि हमारी आबादी बिना इस कानून के पिछले कई सालों में, पिछले 40 सालों में वैसे ही लगातार कम हो रही है। तो हमारी आबादी घट रही है, मतलब उस तरीके से बढ़ रहे हैं हम लोग ऑब्वियसली, लेकिन रेट, जिस रेट पे बढ़ रहे थे पहले, उस रेट पर अब नहीं बढ़ रहे हैं, वो रेट कम हो गया है। अब एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं फर्टिलिटी रेट, ठीक है, यानी कि एक परिवार में कितने बच्चे होते हैं। तो आप ये देखिए कि वो फर्टिलिटी रेट जो है वो 92-93 में 3.4 था, वो 2015-16 में 2.2 था, और सन 19 से 21, ये NFHS का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो 2 पर आ गया है। यानी कि आबादी बढ़ने का दर लगातार कम हो रहा है। 92 में जो 3.4 था वो 2019-21 में 2% रह गया है, कम हो रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2015-16 में 2.2 था, और 2019-21 में जैसे हमने आपको बताया वो 2 हो गया। यानी कि लगातार आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ की जो स्पीड है वो साल दर साल कम हो रही है। इसके कई फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स हैं कि एजुकेशन बढ़ रही है, इसका फैक्टर है कि अवेयरनेस हो रहा है, एकदम अनपढ़ लोग नहीं हैं, महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हो रही हैं, साक्षर हो रही हैं और अपने हक की बात जानती हैं। उनको मालूम है कि अब और वो जागरूक हो रही हैं कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। इस चक्कर में ये फर्टिलिटी रेट लगातार कम हो रहा है, जो कि एक अच्छा निशान है। ऐसे में कानून ला करके आप क्या रोक लगा देंगे एक चीज जो अपने आप ठीक हो रही है? इस पर तर्क ये दिया जाता है कि जिस स्पीड पे हो रही है उस स्पीड को और तेज करना है, वरना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये धीरे धीरे तो होगा, लेकिन उतना लंबा हम इंतजार नहीं कर सकते, संसाधन सीमित हैं।
और फिर एक बात ये भी की जा सकती है, तो की जाती ही है, कि हिंदुओं में और मुसलमानों में जो फर्टिलिटी रेट है उसमें मुसलमान जो हैं वो अभी भी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है उनमें, यानी कि मुसलमानों में बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ये एक तर्क दिया जाता है, राजनीतिक रूप से आपने सुना ही होगा। क्या स्थिति है उसकी और कितना सच है और कितना झूठ है, आइए इस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो 1992 में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट था 4.4 और हिंदू फर्टिलिटी रेट था 3.3, यानी कि वो हिंदुओं के मुकाबले जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही थी, ये आंकड़े बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 2021 से कंपेयर करें, 2021 का डेटा, तो मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 2021 में 2.6 रह गई और हिंदुओं में 2021 में 2.1 है, यानी कि मुसलमान अभी भी 0.5 आगे हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं 0.5, 2.6 मुसलमानों में, 2.1 हिंदुओं में। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो जिस रेट पे बढ़ रहा था पहले, उससे कम किसने जल्दी किया है, यानी कि मैं 1992 में 4.4 पे था और मैं 2021 में 2.6 पे आ गया हूं, और वहीं हिंदू जो हैं वो 92 में 3.3 थे और 2021 में 2.1 आ गए हैं, यानी कि मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरा है। तो राजनीतिक रूप से ये आर्ग्यूमेंट देना कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, दरअसल उनकी फर्टिलिटी रेट में गिरावट भी दशकों में अगर आप कंपेयर करें तो ज़्यादा तेज़ी से कमी आई है, और ये एक पॉजिटिव साइन है। सिर्फ 0.5 आगे हैं वो हिंदुओं से, लेकिन गिरावट ज़्यादा तेज़ी से हुई है। तो क्या आप ये नहीं देखेंगे, और ये बिना कानून लाए हुआ है, शिक्षा और साक्षरता की वजह से हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक सवाल यही पूछा जाता है कि इस कानून की आवश्यकता है सही में, और क्या हासिल कर लेगा ये कानून। और अगर ये कानून नहीं आता, देखिए ये ऑब्वियसली एक बड़ा वो उस तरीके का कानून है जिसके कई राजनीतिक मायने हैं, ये और यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जब भी इन दोनों कानूनों के बारे में बात होती है तो एक हिडन राजनीतिक मकसद भी होता है। प्राइवेट मेंबर बिल भले ही हो, लेकिन मकसद ये है चर्चा में लाना, और उसके बाद फिर इस बात का उल्लेख करना कि देखो मुसलमानों में आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लो तो फिर ये कहना कि कानून सब पर बराबर होने चाहिए, सिविल कानून। अब आइए यूसीसी की बात करते हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पोजीशन बड़ी स्पष्ट रखी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। एक ज़माना था जब 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड हर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में होता था। इस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी ने अपनी पोजीशन इन दोनों चीज़ों को लेकर के कभी बदली नहीं है, उनकी पोजीशन सेम रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये चीज़ जानती है, 370 तो चलिए वो ले आए, कश्मीर जो है वो उसका रीओरिएंटेशन हो गया, उसको लेकर के भी चर्चा और डिबेट हो रही है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज़ है जिसमें राजनीतिक रूप से सब लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। हो सकता है कि बवाल ज़्यादा कट जाए, और अगर ऐसे में कट जाए तो बड़ी दिक्कत होगी। दो ऐसे उदाहरण हैं जबकि कानून लाए गए लेकिन उसके बाद उसको अमल नहीं करवा पाई ये सरकार। कानून तो ले आई, जैसे कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लें, उसके बाद ये बोला एनआरसी आएगा, बहुत उस पर धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। कानून भी वापस नहीं हुआ है लेकिन आगे कार्रवाई भी नहीं हुई है। मुसलमानों का ये कहना था कि आप सब देशों से इधर उधर से अलग अलग धर्म और जाति के लोग तो ले आएंगे, लेकिन ये आपने मुसलमानों को हक नहीं दिया। ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि मुसलमानों को का देश ये नहीं है? ये एक बात बोली जा रही थी। अब इस पर सरकार ने बहुत स्पष्टीकरण देने की कोशिश की और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि आप घबराइए मत और पूरा कानून समझने की कोशिश कीजिए। फिर सवाल ये उठने लगा कि आप कानून पहले ले आते हैं और समझाते बाद में। फार्म लॉज जो हैं, कृषि कानून, 3 जो कानून आए थे,
उसको लेकर के तो किसी से नहीं छुपा हुआ है। आप जानते हैं कितना बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और करीब साल भर किसानों को समझा के, लोगों को समझा के, आरोप लगा के, खालिस्तानी कह के, दंगाई कह के और सब कुछ कह के अंत में इन कानूनों को हटाना ही पड़ा, ये कह के कि तपस्या में कमी रह गई। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े कानून जिनका इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद ये सरकार दो बड़े मुद्दों पर या तो कानून ला करके उस पर आगे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई है, या आप कानून लाए और आपको रिपील करना पड़ा। शायद ये दोनों चीज़ें, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी, कुछ इसी तरीके के कानून हैं जिसमें सरकार का शायद ये विश्लेषण होगा कि एक तबका इससे खुश नहीं होगा, या उसको ऐसा महसूस होगा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो आप ये सोचिए कि मैनिफेस्टो में होते हुए और इतना बोलने के बावजूद भी अब तक ये कानून आया क्यों नहीं। और प्राइवेट मेंबर बिल के आने का मतलब ये भी है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देख लीजिए, 2019 में लोकसभा जो है इलेक्शन से पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात लिखी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये हो गया कि क्रिमिनल कोड तो देखिए, कोई अगर आप क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो इस देश में एक समान कानून है। सिविल कोड मतलब कि मेरे धर्म के हिसाब से शादी कैसे होती है, ब्याह कैसे होता है, तलाक कैसे होता है, इन सब चीज़ों पर अलग अलग कानून हैं अलग अलग धर्मों के। ऐसा ये माना गया कि अलग अलग धर्म हैं और उनको सबको आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपना रिलीजन में पर्सनल जो कानून है, सिविल कानून है, वो अपने अपने चलाएं। बीजेपी का ये कहना है कि नहीं, एक देश एक सिविल कानून। इसको लेकर के काफ़ी लोग जो हैं मुस्लिम जगत के, उनका ये मानना होता है कि ये तो सीधी तरीके से हमारे धार्मिक भावनाएं जो हैं और हमारे आस्था के जो प्रश्न हैं उस पर चोट है। तो बीजेपी ने कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई एम्बिग्विटी नहीं रखी, वो बड़े साफ हैं कि ये हमारी पोजीशन है। और अभी किरोड़ी लाल मीणा जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इसको दोबारा संसद में पेश किया। मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ले करके बवाल क्या चल रहा है। तो जो लोग इसके पक्ष में हैं वो कहते हैं कि सबको इक्वल स्टेटस होगा, सारे नागरिकों को, ये नेशनल इंटीग्रेशन में मदद करेगा, ये जेंडर पैरिटी में मदद करेगा, यानी कि हर धर्म की महिला एक समान उसको हक, और हर धर्म के लोगों को एक समान हक, यानी शादी एक तरीके से होगी, सब कानून एक तरीके से होंगे, डिवोर्स अगर होता है तो वो एक तरीके से होगा। ट्रिपल तलाक का कानून जो आया था आपको याद है, वो सरकार उसको लेकर के गई, पास किया, उस पर तमाम लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन आप ये समझिए कि महिलाओं को हक दिलाने के लिए, मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने के लिए ऐसा बता करके वो कानून लागू किया गया। और ये बताया जाता है, हालांकि इस पर कोई डिटेल स्टडी नहीं हुई है, कि ट्रिपल तलाक कानून आने बैन लगने से बहुत महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। उसमें कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को जो है घर से निकाल दिया गया है और उनको वो हक ही नहीं मिल पाया है। तो सिर्फ सारा गुण इसमें नहीं है कि आप कानून ले आएँ आनन फानन में, गुण इसमें भी है कि आप सामाजिक ताने बाने को समझें और उसके हिसाब से कोई कदम उठाएं, धीरे धीरे करके कोई कदम उठाएं कि समाज में बदलाव आए। ऐसी बातें कही गई। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो खिलाफ हैं लोग, उनका ये कहना है कि भारत एक अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है और इन विविधताओं में एकता इसी तरीके से आती है क्योंकि सर्वधर्म के जो कानून हैं उनको मान्यता थी। अब तक एक परसेप्शन है, एक छवि बनी हुई है कि ये सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी और सब धर्मों पर एक दबाव होगा कि जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज हैं उसी तरीके से सारे सिविल कानून हो जाए। अब आप ये जान लीजिए कि ये सबसे बड़ा डर है। जब बीजेपी इसकी बात करती है तो वो डर और बढ़ जाता है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए क्या ज़रूरी नहीं होता है कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कर रहे हैं और अगर सोच रहे हैं कि इसको प्राइवेट मेंबर बिल से आगे ले जाएं, तो इस डर को ख़त्म करें। सिर्फ ये बोल देना कि कुछ लोग जो हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि ऐसा हो, वो राजनीति के चलते ये कर रहे हैं, वो नहीं चाहते देश एक हो,
आप इतने मजबूत हैं, आपकी इतनी तगड़ी मशीनरी है कम्युनिकेट करने की, कम्युनिकेट करिए ना, लोगों को समझाइए कि किस तरीके से उनके हक नहीं मारे जाएंगे, और जो डर है उनके मन में वो डर ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोगों को समान हक मिलेगा और सब धर्मों का सम्मान मिलेगा, सरकार कहती भी है। ऐसे में कानून लाने से पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि कानून आ जाए और उसके बाद फिर सरकार चले समझाने, और फिर उसके बाद अलग अलग मीटिंग हो कि हम चाहते हैं सब बैठें, सब समझ लें, उसके बाद विरोध अगर करना है तो करें, पहले ही समझा लीजिए। स्टेट जो है वो पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर कर सकता है, एक ये भी बात बोली जाती है। और सीआरपीसी आईपीसी जो हैं वो वन नेशन वन लॉ पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो देश का पर्सनल लॉ को भी करना चाहिए, ये तर्क दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो एक राजनीतिक प्रश्न उठाया जा रहा है वो सिर्फ यही है, उद्देश्य इन कानून के बारे में चर्चा करने, प्राइवेट मेंबर बिल के हवाले से क्या एक गुब्बारा छोड़ा गया है कि एक गुब्बारा छोड़ के देखें, ट्राई करें, इस पे कौन अपनी तरकश में से तीर निकाल करके मारेगा, टेस्ट कर लेते हैं। अगर तो ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ तो फिर एक प्रॉपर बिल ले आएंगे, और अगर हल्ला हुआ तो कुछ और रणनीति अपनाएंगे, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो। क्या ये 24 की तैयारी में एक और ऐसा मुद्दा बन जाएगा जिसमें हिंदू बनाम मुस्लिम की तरफ बहस निकल चलेगी? क्योंकि अगर वो हुआ तो आप ये जान लीजिए कि राजनीतिक रूप से ये कोई मकसद जरूर सिद्ध कर सकता हो, लेकिन समाज में जो अनियमितताएं हैं, जो विविधता है, जो अलग अलग तरीके हैं, उनको एकाकृत और एक साथ करने, एकत्रित करने के लिए ये उस तरीके से शायद प्रभावी कदम ना हो। तो पहले तो सब लोगों को एक साथ ले लें और उसके बाद समन्वय के साथ कानून लाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 24 से पहले मकसद ही यही हो कि इसके बारे में बात ज़रूर की जाए, ताकि एक बहुत ही टिपिकल तरीके से बातचीत हो जिसमें कुछ लोग जो हैं वो एक तरीके की बात करेंगे और एक समुदाय के लोग जो हैं उनके प्रति घृणा फैलाई जाएगी। अगर मकसद ये हो जाता है और अगर ज़मीन पर ये होने लगता है, राजनीतिक लाभ हो सकता है मिल जाए, लेकिन समाज में बदलाव नहीं आएगा, कटुता और बढ़ जाएगी। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।